जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जाम अनमोल में। आज हम भारतीय संविधान जो पॉलिटी है उसकी जो अनुसूची हैं, जो हमारी 12 अनुसूची हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये अनुसूची हमारे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे हैं हमारे, चाहे वो हमारे उसके लिए एक सेकंड, चाहे जो भी बच्चे हमारे, जैसे ये होमगार्ड हो या फिर हमारा एसएससी या फिर हमारे यूपीपीसीएस या जैसे रेलवे, इन सभी एग्जाम के लिए ये आपको पर्याप्त है। और मैं इस तरीके से आज आपको पढ़ा दूंगा कि आप भूलोगे नहीं कभी भी। तो अनुसूची 1 की ओर चलते हैं। पहली शुरुआत करते हैं एक अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची। जो पहली अनुसूची है हमारी, अगर इसके विषय के बारे में बात करें, विषय यानी कि इसका काम क्या है, फर्स्ट शेड्यूल है। तो इसमें जो है भारत के राज्य, हमारे राज्य जैसे ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये पंजाब हो गया, ये या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, जैसे हमारे ये हमारी दिल्ली हो गई, ठीक है, ये हमारा दमन दीव यहाँ पर हो गया, और वो हो, या फिर उनके क्षेत्र के नाम, उनके क्षेत्रीय सीमाएं, यानी कि किस राज्य की कितनी सीमाएं होंगी, ये इस चीज का निर्धारण जो है अनुसूची 1 के तहत किया जाएगा। अच्छा, मुख्य बिंदु आपको बताए ना, देखो राज्यों के नाम जैसे यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश, देखो दिल्ली, और हमारा दिल्ली हो गया, दूसरा चंडीगढ़, उनके भौगोलिक क्षेत्र। अच्छा, तिथि आपके पूछी जा सकती है इसके, ये कब लागू हुआ, तो ये पहली अनुसूची 26 जनवरी 1950। अच्छा, इस दिन हमारा देखो दिवस बनाया जाता है, कौन सा, गणतंत्र दिवस, ठीक है। अच्छा, परीक्षा के नाम मध्य से अगर इसकी बिंदुओं की बात किया है, जो भी हमारे नए राज्य का निर्माण किया जाएगा तो पहली अनुसूची को ध्यान में रख कर किया जाएगा। यानी पहली अनुसूची ही है जो बताएगी नए राज्य का निर्माण किया जाएगा या नहीं, या यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा या नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर तेलंगाना, जो हमारा आंध्र प्रदेश था उसको तोड़ के तेलंगाना का निर्माण किया गया, तो वो अनुसूची 1 थी। हो गई क्लियर आपको। अनुसूची 2 की ओर चलते हैं। अनुसूची 2 हमारी दूसरी अनुसूची है, जिसका विषय है हमारा संवैधानिक पदाधिकारी, जितने भी संविधान पर बैठे जो लोग हैं, जैसे हमारे संवैधानिक पद प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति हैं, यानी जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सब के वेतन, यानी कि जो महीने की जो तनख्वाह जिसे कहते हैं, तनख्वाह है या भत्ते हैं, ये जो पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट के बाद, वो सारी चीजें जो निर्धारण होंगी वो अनुसूची 2 के तहत निर्धारण किया जाता है कि किसे कितनी तनख्वाह दी जाएगी, वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ठीक है। अब जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को दी जाती है, उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे देश, जैसे एक प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हों या फिर हमारे न्यायाधीश हों, सीजीआई जिसे बोलते हैं वो, ठीक। अगर इसकी तिथि पूछी जाए आपसे कि ये कब लागू हुई थी, तो ये भी तिथि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अनुसूची 3 की ओर चलते हैं। अनुसूची 3 जो है हमारी, उसमें जो विषय है उसका यानी वर्णन मिलता है, यानी इसके आधार पर हम क्या काम कर सकते हैं संविधान में। तो ये संवैधानिक पद हैं, जितने भी संवैधानिक पद मैंने आपको बताया, देखो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, मंत्री हो, सांसद हो या विधायक हो या फिर हमारे न्यायाधीश हो, कोई भी हो, जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद के लिए यानी शपथ लेता है, जैसे प्रधानमंत्री लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई लेते हैं, ठीक है, जैसे अभी ली थी राष्ट्रपति हो, हमारे जितने भी संवैधानिक पद का जो व्यक्ति रहते हैं वो जो शपथ लेते हैं वो इसी के तहत लेते हैं। अनुसूची 3 में इसका वर्णन मिलता है आपको। अच्छा, ये लागू कब हुई ये भी पूछा जाएगा, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक और जोड़ सकते हैं, जैसे हमारे नियंत्रण होते हैं, कैग हमारा होता है, जैसे हम कहते हैं कैग के नाम से, ये भी एक संवैधानिक पद है। तो ये जो शपथ, अगर जो ये जो व्यक्ति है ये जिस पद पर इस पर बैठेगा तो शपथ लेगा इसी में, ठीक है। अनुसूची 4 की ओर चलते हैं। चौथी अनुसूची हमारी, जिसमें हमारा किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, इसका अगर वैसा देखें, जो राज्यसभा होती है हमारे, कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं,
एक लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा किसे कहते हैं? जैसे ये राज और प्लस सभा, दो भागों में तोड़ दिया। सभा का मतलब होता है देखो बैठक, ठीक है। राज्य यानी कि जो हमारे जितने भी राज्य होते हैं, जैसे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, ये जितने भी हमारे राज्य होते हैं, इन सभी के जो लोग हैं राज्यसभा में जाएंगे, वहां बैठक करेंगे। किसके लिए? राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो उसी के आधार पर इसका नाम रखा राज्यसभा। तो इसमें जो राज्यसभा है या फिर इसके साथ साथ जो हमारे जैसे ये केंद्र शासित, यानी जिसमें केंद्र का शासन चलता है, केंद्र शासित को बोलते हैं दो भागों में, जिसमें केंद्र सरकार का शासन चलता हो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और जैसे दिल्ली। यहाँ पर सीधा देखो केंद्र सरकार का वर्चस्व रहता है ना सारा, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा उपराज्यपाल होते हैं उसका यानी कि नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और उनके माध्यम से यहाँ पर शासन चलाते हैं ना। तो इसलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। तो इनमें जो सीटें मिलती हैं, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, तो जो सीटें जो दी जाती हैं वो इसी अनुसूची यानी चौथी अनुसूची है उसी के आधार पर दी जाती हैं। अच्छा, ये सीटें किसके आधार पर मिलती हैं? तो जिस राज्य में जितनी ज्यादा संख्या होगी, ठीक है, उसी राज्य की उतनी ज्यादा राज्यसभा की सीटें होंगी। जैसे यूपी, यूपी में 100 के लमसम है। तो क्वेश्चन देखो, अनुसूची चौथी हो गई। ये पूछा जाएगा आपको कब लागू हुई थी? 26 जनवरी 1950 को ये लागू करी गई थी। चौथी हो गई। पांचवी अनुसूची की ओर चलते हैं। अनुसूची पांचवी देखो, इसका अगर वैसा देख, अनुसूचित क्षेत्र हमारे, ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र आपको मैं बताऊं, इसमें उनके प्रशासन से संबंधित, प्रशासन का मतलब होता है उनकी जो देखभाल हो या किसी भी प्रकार का कार्यक्रम या फिर वहां पर पॉलिसी वगैरह लागू करनी हो। प्रशासन का मतलब होता है देखभाल करना या सुरक्षा का मतलब जो होगा, वो राज्यपाल जो होगा उसको विशेष अधिकार दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति की भूमिका, जैसे यूपी है, यूपी में मुख्यमंत्री जो होते हैं उसका वर्चस्व होता है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित का मतलब होता है जनजाति, यानी कि जन का मतलब होता है जनता, और जाति यानी कि काफी वर्षों से यानी एक ही क्षेत्र में रहती हुई आई है, उन्हें जनजाति का नाम दिया जाता है। तो उनका जो प्रशासन होगा वो राज्यपाल के लिए विशेष अधिकार दिया जाता है, और उसमें राष्ट्रपति की भूमिका होती है। ये पूछा जाए कब लागू हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुई थी। अनुसूची 6 की ओर चलते हैं। छठी अनुसूची, इसका विषय देखो पूर्वोत्तर भारत। जैसे हमारे पूर्वोत्तर भारत में कितनी राज्य हैं? 7 राज्य। जैसे आपको पूछा है, जैसे एक तरफ से देखो सिक्किम, असम हो गया आपको, और हमारा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, हमारे 7 सिस्टर यही होते हैं। एक सेकेंड, मेघालय हो गया हमारा, और देखो त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर, यही होते हैं। ये तो 7 सिस्टर। या फिर हमारा मिजोरम, ये हमारे राज्य होते हैं, पूर्वोत्तर के राज्य है ना। हाँ, तो इनमें जो जनजाति क्षेत्र, यानी इनमें इन क्षेत्रों में जो जनजाति यानी जो काफी वर्षों से रहते हुए आ रहे हैं, उनके प्रशासन को लेकर, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा, तो वहां पर जो प्रशासन होगा वो राज्य सरकार का डायरेक्ट नहीं चलेगा। वहां पर किसका चलेगा? विशेष संस्थाएं होंगी, उनके माध्यम से शासन चलेगा। जैसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बोलते हैं हिंदी में जिला सभा होगी, उसके आधार पर यानी काम किए जाएंगे। अच्छा, तिथि पूछी जाए तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुई थी। अनुसूची 7 की ओर चलते हैं। 7वीं अनुसूची, जैसे इसका विषय क्या है हमारा? इसका विषय है जो विधायी जो विषयों को 3 सूचियों में, जैसे हमारे यहाँ संसद है, संसद के माध्यम से संसद को, जैसे ये हमारा 7वीं अनुसूची है, यानी कि जो जैसे हम कहते हैं इस सूची में जैसे जो कार्य है, हाँ, किन क्षेत्रों में, यानी केंद्र सरकार है और प्लस राज्य सरकार किन किन क्षेत्रों में काम कर सकती है। जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के लिए जो सूची है आपको मैं बताऊं, इसमें
मूल रूप से अगर देखी जाए तो ये 97 जो थी, हमारा जो मूल संविधान था उस समय 97 विषयों पे केंद्र सरकार काम कर सकती थी। यानी 97 ऐसे क्षेत्र दे दिए गए जिनमें काम, जैसे उदाहरण के तौर पर परमाणु हो या फिर हमारा सेना हो, देखो ये केंद्र सरकार रखती है नहीं रखती है अपने पास, या इंटरनेशनल मामले हो ये केंद्र सरकार रखती है। अच्छा, जैसे राज्य के पे आ जाओ आप, तो राज्य के विषय अपने अलग होते हैं। समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसी सूची, जैसे ये हमारा कृषि होता है, स्वास्थ्य होता है, ये हमारे राज्य के होगा। समवर्ती सूची ये दोनों ही मिलके, अब जैसे ये तो मूल संविधान में 97 थी हमारी, राज्य के पास 66 थी, और समवर्ती यानी जो दोनों मिलकर जिस पर काम कर सकते हैं वो 47 थी। लेकिन अब कितनी होगी वर्तमान में? 52। राज्य सरकार की जो सूचियां थी वो 61 हो गई, कितनी घट गई? 5 घट गई। और संघ सूची कितनी? 3 हो गई। तो वर्तमान में कितनी है? 100। आपसे पूछा जाए ये कब लागू हुई, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन की सूची 8वीं की ओर। 8वीं अनुसूची जो है हमारी, इसका अगर विषय देखा जाए संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा, यानी कि जैसे हमारे देश में किन किन भाषाओं को बोला जा सकता है। एक तो होती है हमारी क्षेत्रीय भाषाएं। क्षेत्र का मतलब होता है हम लोकल भाषा जैसे कहते हैं, यानी जो जैसे आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो जो अपने घर आम भाषा में बोलते हैं उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। एक संवैधानिक भाषा, संवैधानिक भाषा जिसमें सरकार जो होती है काम काज करती हैं, उसे संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। आपको पूछा जा सकता है कि भाषाओं की संख्या, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी संविधान में उल्लिखित, लेकिन संशोधन होके अब जो वर्तमान में भाषाओं की संख्या है वो कितनी है बताइए? तो ये है 22 टोटल। ठीक है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है महत्वपूर्ण संशोधन आपसे पूछा है, तो जो 92वां संविधान संशोधन है 2023, उसके माध्यम से कितनी भाषाएं हो गई? 22। क्वेश्चन नंबर 9 की अनुसूची 9 की ओर चलते हैं। विषय क्या? भूमि सुधार, यानी कि जो भूमि के टुकड़े होते हैं, जमीन होते हैं, पहले ये भूमि जो था हमारा मौलिक अधिकार था या नहीं था? लेकिन ये जो मौलिक अधिकार हटा के आर्टिकल 300A में इसे क्या डाल दिया? कानून अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानून अधिकार आपको बना दिया गया था ये। ठीक है। अब इसमें आज ये जो था भूमि सुधार को एक कानून है, फर्स्ट अनुसूची जो थी 1992 में इसे जोड़ दिया गया था। अच्छा, क्यों इसे कानून में क्यों वो करा गया? तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, कैसे? जैसे आजकल जो सरकार है, जैसे रोड बनाना है, अगर ये मौलिक अधिकार हो जाता तो वो कहता मैं अपनी जमीन क्यों दूं, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। तो सरकार रोड है, रोड नहीं बन पाएगा तो देखो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, जब ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। तो इसी वजह से इसे मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया और आर्टिकल 300A में इसे डाल दिया। तो जोड़ी कब गया था ये? तो फर्स्ट संशोधन जो संविधान था 1991 में, उस समय 91 सॉरी। क्वेश्चन अनुसूची 10 की ओर चलते हैं। वैसा हमारा इसका पूछा दल विरोध के कानून, जैसे ये जैसे मौजूदा समय में बीजेपी पार्टी है और ये हमारा कांग्रेस पार्टी है। अब कांग्रेस के जो एमपी हैं या एमएलए हैं, सरकार बनने के बाद जैसे ये बीजेपी की एमपी हैं, ये एमएलए है, अब ये बीच में से छोड़ के अगर इस पार्टी में बीजेपी की कांग्रेस में चले जाएं या कांग्रेस के बीजेपी में चले जाए हैं, तो इसी इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये दल बदल जो विरोधी कानून है वो लाया गया था। देखो मुख्य बिंदु, पार्टी छोड़ने पर जो एमपी एमएलए या जो भी सदस्य होगा उसकी जो सदस्यता वो समाप्त की जाएगी। जैसे एमपी अगर किसी पार्टी को छोड़ता है तो उसकी सदस्यता जो होगी लोकसभा जो होते हैं उसके स्पीकर के माध्यम से, और जो एमएलए होते हैं हमारे वो जो विधानसभा होती है उसके स्पीकर के आधार पर तय की जाती है कि इसके सदस्यता जाएगी या नहीं। ये जोड़ा कब गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में से जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर और कह रहा हूँ अनुसूची 11वीं की ओर चलते हैं। विषय इसका पंचायती राज्य संस्थाओं के 29 विषय, यानी जो पंचायती राज्य का मतलब होता है, जैसे ये गाँव है, जैसे आज हमारे ग्राम में जैसे हम कहते हैं प्रधान का चुनाव होता है, वो इसी के आधार पर किया जाता है। कौन सी? 11वीं अनुसूची के आधार पर। कितने विषय दिए गए हैं पंचायत के लिए? तो 29 विषयों पर वो क्या करेगी? कार्य कर सकती है। 29 ऐसे विषय दिए गए हैं कि जिन पर वो काम कर सकती है। तो ठीक है।
हाँ, ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ी जब गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 को ये जोड़ी गई थी। अच्छा, उदाहरण के तौर पर कौन कौन से क्षेत्र, जैसे कृषि, ग्रामीण विकास यानी गांव का विकास करना हो, सिंचाई को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, ये 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय दिए गए हैं पंचायत के लिए। और आज की 12वीं और आखिरी अनुसूची, अनुसूची 12वीं जो हमारी, इसका विषय देखा है जो नगर पालिका, नगर पालिका जो जैसे शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे बोलते हैं ना लोकल गवर्नमेंट, यानी कि वहाँ की जैसे नगर निगम है, ये नगर निगम वो शासन चलता है, वो इसी 12वीं अनुसूची के तहत यानी चलता है। और नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं जिन पे वो कार्य करेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर शहर का नियोजन करना, यानी जो शहर है, जिस शहर में शासन प्रशासन चल रहा है उसका सही तरीके से बनाना, यानी कि नियोजन करना। जल आपूर्ति, यानी कि जल की कमी हो रही है तो पूर्ण कराना। स्वच्छ ध्यान रखना, यानी सफाई हो, गंदगी किसी की कीमत पर ना हो। सड़कों की मरम्मत अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। कब जोड़ेगी? तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 को इस अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसी के साथ हमारी अनुसूची कंप्लीट होती है। और थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा दूं। अनुसूची 1 से 4 हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं। प्रशासन मतलब किस तरह से शासन व्यवस्था काम करेगी, ये 1 से 4 के बीच में एक थोड़ा सा समरी है आपको रिवीजन के तौर पर। 5 से 6 जो अनुसूची है, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं जो रहते हैं, उनके अधिकार की बात बताई गई है। और अनुसूची 7 में पूछी जाए विधायिका शक्ति, यानी कौन किस विषय पर काम कर सकती है, यानी संसद करेगी या फिर विधानसभा करेगी, तो उनके क्षेत्र को बांटा गया है। ठीक है। और 8वीं अनुसूची जो हमारी है भाषा को लेकर है, यानी इस देश में कौन कौन सी भाषा को मान्यता दी गई है। 9 से 10 हमारी न्याय हो या फिर राजनीति को लेकर दी गई है। न्याय का मतलब जैसे 9 में हमारा भूमि से संबंधित है, और राजनीतिक का मतलब होता है दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची हमारी लोकल गवर्नमेंट को बताया गया है। और इसी के साथ आपकी 12 अनुसूची कंप्लीट हुई। और ठीक है, थैंक्स देखने के लिए आपको। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताना कमेंट में। और अगले टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है आप उस पर बताना कि आप किसकी क्लास लानी है। ठीक है। और इसी तरह से मैं आज एक PYQ है, PYQ की जो सीरीज है वो चलाई जा रही है। ठीक है, वो इतिहास के लिए जो भी बच्चे हैं जिनका जो सिलेबस है अगर वो कंप्लीट हो गया है, अगर कंप्लीट हो गया है तो वो उस सीरीज को ज्वाइन करें। और डेली उसमें 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन टॉप PYQ चल रहे हैं, तो उस सीरीज को वो कंटिन्यू कर सकते हैं जिनका सिलेबस हो गया कंप्लीट, और जिनका ना हुआ वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद।